नमस्कार। भारत में सत्ता का खेल कभी-कभी शतरंज की बिसात जैसा लगता है ना? जहां केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी चालें चलती हैं। लेकिन सोचिए, इस खेल में एक अंपायर भी है। एक ऐसा अंपायर जो ये पक्का करता है कि कोई भी नियमों को न तोड़े। और वो अंपायर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भारत के इस जटिल फेडरल सिस्टम का मतलब संघीय ढांचे का संरक्षक आखिर बना कैसे। तो चलिए शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। जब केंद्र और राज्यों के बीच पावर को लेकर टकराव होता है तो हमारे संविधान की रक्षा करने की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? बस इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। हमारी ये पूरी कहानी 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम भारत के संघीय ढांचे की बनावट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि न्यायपालिका एक पावरफुल पिलर के तौर पर कैसे उभरी। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे कोर्ट आम लोगों तक पहुंची। फिर केंद्र और राज्यों के झगड़ों में इसकी क्या भूमिका रही, ये देखेंगे। और आखिर में आज पावर बैलेंस कहाँ खड़ा है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की नींव की, यानी इसके फेडरल स्ट्रक्चर की। जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया था। मकसद साफ था, देश एक होकर भी चले और राज्यों की अपनी पहचान भी बनी रहे। ये जो शक्तियों का बंटवारा है ना, वो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में बहुत साफ साफ लिखा है। इसमें 3 लिस्ट हैं। पहली है केंद्र सूची, जिसमें रक्षा और विदेश मामलों जैसे 97 राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है। फिर आती है राज्य सूची, जिसमें पुलिस और स्वास्थ्य जैसे 66 विषय हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची। इसमें 47 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर दोनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। असल में भारत का सिस्टम पूरी तरह से फेडरल नहीं है। कई एक्सपर्ट्स इसे क्वासी फेडरल या अर्धसंघीय कहते हैं। मतलब ढांचा तो संघीय है, पर पावर का झुकाव केंद्र की तरफ थोड़ा ज्यादा है। और बस इसी झुकाव की वजह से केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर टेंशन पैदा होती है। और यहीं पर न्यायपालिका को बीच में आकर संतुलन बनाना पड़ता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच ये जो टेंशन थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा रहा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये अदालत सिर्फ कानूनों की व्याख्या करने वाली एक संस्था से हमारे संविधान की एक पावरफुल गार्डियन बन गई। ये सफर कई ऐतिहासिक पड़ावों से गुजरा। 1973 में केशवानंद भारती केस आया, जिसने तो जैसे खेल के नियम ही बदल दिए। फिर 1975 की इमरजेंसी ने इसकी ताकत को परखा। 1993 में कॉलेजियम सिस्टम ने इसे जजों की नियुक्ति में आज़ादी दी। और फिर 1994 में एसआर बोम्मई केस ने इसे संघीय ढांचे के असली रक्षक के तौर पर स्थापित कर दिया। केशवानंद भारती केस से ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना सिद्धांत का जन्म हुआ। इसे आप कोर्ट की सुपर पावर भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संसद की संविधान को बदलने की शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। वो संविधान की आत्मा को, उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो ये मूल संरचना आखिर है क्या? इसमें शामिल है संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सबसे जरूरी संविधान का संघीय चरित्र। मतलब ये सिद्धांत पक्का करता है कि जो पावर बैलेंस हमारे लोकतंत्र का आधार है, उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। ये एक लक्ष्मण रेखा है। अपनी शक्तियों को मजबूत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने अपने दरवाजे सीधे आम जनता के लिए खोल दिए। ये भारत में न्याय के लोकतंत्रीकरण का एक बिल्कुल नया दौर था। और ये मुमकिन हुआ जनहित याचिका यानी PIL के जरिए। ये एक इतना पावरफुल टूल था कि इसने किसी भी नागरिक को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत दे दी। आप सोचिए, एक सिंपल से पोस्टकार्ड पर लिखी चिट्ठी को भी याचिका मानकर सुनवाई की जा सकती थी। अब न्याय सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं रहा। और इसका असर जबरदस्त था। जैसा कि कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ अमीरों की नहीं बल्कि गरीबों और संघर्ष करने वाली जनता की अदालत बन गया था। इस एक कदम ने कोर्ट की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया और उसे सामाजिक न्याय का एक एक्टिव चैंपियन बना दिया। अच्छा, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस रोल पर जिसके लिए शायद वो सबसे ज्यादा जाना जाता है, यानी ताकतवर केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों में आखिरी अंपायर की भूमिका। और ये शायद इसकी सबसे मुश्किल भूमिकाओं में से एक है। और ये भूमिका बहुत ही शानदार तरीके से एसआर बोम्मई केस में सामने आई,
देखिए, केंद्र सरकार के पास आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की एक बड़ी विवादास्पद शक्ति थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस पावर का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं हो सकता और हर फैसले की न्यायिक समीक्षा होगी। और तो और, अगर सरकार को बर्खास्त करना गलत पाया गया तो कोर्ट उसे बहाल भी कर सकती है। ये फेडरल बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ा चेक था। और ये अंपायरिंग सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, पैसों के मामलों में भी। जैसे जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच जब राजस्व पर मतभेद होते हैं तो वहां भी कोर्ट एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ये फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद को बचाता है। वैसे ये जो पूरा विश्लेषण हम कर रहे हैं वो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द राइज ऑफ जुडिशियल पावर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फेडरलिज्म नाम के एक रिसर्च पेपर पर आधारित है, जो हमें इस पूरे विषय की एक गहरी समझ देता है। तो इन सब ऐतिहासिक बदलावों के बाद आज की तस्वीर क्या है? आज ये पावर बैलेंस कहाँ खड़ा है? चलिए देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है और इसकी इतनी ताकत को लेकर बहस क्या चल रही है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानूनों की व्याख्या नहीं करता, वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों की शक्तियों पर एक मजबूत चेक की तरह काम करता है। कई बार तो ये देश में पॉलिटिकल और सोशल डिबेट का एजेंडा भी सेट कर देता है, जो उसकी बढ़ी हुई ताकत को साफ साफ दिखाता है। इसे आप सत्ता के 3 स्तंभों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच एक नाजुक संतुलन की तरह देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम ये पक्का करना है कि कोई भी एक स्तंभ दूसरे पर इतना हावी ना हो जाए कि पूरा ढांचा ही लड़खड़ा जाए। ये एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी बहस भी जुड़ी है। एक तरफ लोग इसे न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं और मानते हैं कि यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच कहते हैं और मानते हैं कि कोर्ट अपनी तय सीमाओं को लांघ रही है। और यहीं पर हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट यानी न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद यही वो सवाल है जो आने वाले समय में भारत के संघीय ढांचे के भविष्य को तय करता रहेगा।